चलिए लिखिए, डिस्क्रीट की ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी से शुरू करना था। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस के बारे में आपको बताया गया था कि ये कंप्यूटर की भाषा होती है ना, कंप्यूटर की भाषा होती है मतलब किसको किसको एक्सेप्ट करती है, 0 और 1 को एक्सेप्ट करती है। स्पेस क्या लेते थे इसमें, कैपिटल एक्स। डी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होती थी, एक्स क्रॉस एक्स से आर तक, और डिफाइन करने का तरीका क्या होता था, डी एक्स वाई इज इक्वल टू, एक थ्रेड में आता था 1, एक थ्रेड में आता था 0। ये तब होता था जबकि x, वेरी गुड, x इज इक्वल टू वाई, ये तब होता था जब x डज नॉट इक्वल टू वाई। ये थ्रेड तैयार किया गया था। अब इस पर हमको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी के लिए वर्क करना था। देखिए, कल आपको हम बताए थे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में कि इसके 2 केसेस निकल करके आते हैं, और किसी भी मतलब कभी भी आप जीवन में पढ़ें इस तरह का थ्रेड तो केसेस हमेशा यही प्रोवाइड करता है, ये फिक्स है। कोई भी जगह पे अगर आपको केस बनाना हो थ्रेड से तो यही दोनों केस प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब बारी आती है M4 की। M4 होता है हमारा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, कितने एलिमेंट्स होते हैं इसमें, 3। कौन कौन से, फॉर एवरी x, y, z बिलोंग्स टू x। अब देखिए, ये जो केस लगा था ये कितने एलिमेंट्स पे लगा था, 2 पे, लेकिन अब हम एलिमेंट्स कितने ले लिए, 3। तो अब इस केस को इन 3 पे अप्लाई करेंगे। 3 पे कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए, x, y, z। पहले में तो कहेंगे कि तीनों आपस में बराबर नहीं है, दूसरे में कहेंगे कि तीनों आपस में बराबर है। पहले केस में कहेंगे कि तीनों आपस में बराबर नहीं है, दूसरे केस में कहेंगे कि तीनों आपस में बराबर है, ठीक। और क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, x y के बराबर हो, z के बराबर ना हो, y z के बराबर हो, x के बराबर ना हो। मतलब एक प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि x और y बराबर हो लेकिन z बराबर ना हो, x और y बराबर ना हो और z बराबर हो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोई और केस बनेगा ही नहीं, ठीक है। तीनों बराबर है, तीनों बराबर नहीं है, 2 बराबर है, 2 बराबर नहीं है, ठीक। बराबरी का रिलेशन कम से कम 2 लोगों में देखा जाता है। तीनों बराबर है, तीनों बराबर नहीं है, 2 बराबर है, 2 बराबर नहीं है। हम क्या एक बराबर है और एक बराबर नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बराबरी का किसमें होता है, 3 लोगों में होता है, ठीक है। अब हम इन चारों केसेस की स्टडी बारी बारी से करेंगे और अपने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे। देखिएगा, सबसे पहला हम लेकर के चल रहे हैं केस 1। केस फर्स्ट में हम कहेंगे लेट x डज नॉट इक्वल टू y डज नॉट इक्वल टू z। देन पहले केस में हमने कहा कि x y के बराबर नहीं है और y z के बराबर नहीं है। चलिए लिखवाइए, ध्यान से देखिएगा। अगर x y के बराबर नहीं है, अगर x y के बराबर नहीं है तो dxy की वैल्यू 1। वेरी गुड, dxy की वैल्यू 1। क्या निकालते थे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में, dxy लिखते थे, इंसर्ट किसको कराते थे, एक बार इसके साथ लेते थे, एक बार इसके साथ, तो लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dzy, यही प्रूफ करना होता था, ठीक है। अब इसको देखिए, dxy की वैल्यू तो निकल गई, अब किसकी किसकी निकालेंगे, dxz और dzy की, कॉमा dxz इज इक्वल टू, x और z भी आपस में बराबर नहीं है, x और z भी आपस में बराबर नहीं है, तो dxz की वैल्यू भी 1। फिर देखिए, z और y आपस में बराबर नहीं है, dzy की वैल्यू निकाली है ना, z और y भी आपस में बराबर नहीं है, तो dzy बराबर नहीं है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1। dzy इज इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए, dxy की वैल्यू 1, dxz की वैल्यू 1 प्लस dzy की वैल्यू 1। कौन बड़ा है कौन छोटा है, 1 + 1 2, ये 1, 2 बड़ा होगा ना, 2 की तरफ मुख खुला रहेगा, खोल दिया, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट
डी एक्स वाई लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। एक नियम होता है लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी। कहते हैं कि ये जो पूरा यूनिवर्स आप देख रही हैं लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी पर डिपेंड करता है। ट्राइकॉटमी का मतलब होता है तीन। जैसे ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो चीज़ों को ले लीजिए, दोनों चीज़ें आपस में या तो एक बड़ी होगी या तो एक छोटी होगी या तो बराबर होगी। ऐसा नहीं है छोटी और बराबर दोनों हो जाए। इस नियम पे कहते हैं पूरा ब्रह्मांड बना है। जैसे आप और आप हैं तो आप दोनों में एक सुपीरियर होगा एक इन्फीरियर होगा, एक या तो आप दोनों बराबर होंगे या तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा या एक का अच्छा आएगा एक का खराब होगा। ये नहीं होगा कि अधिक भी आया और बराबर भी आया है ना। तो आप ब्रह्मांड की किसी भी चीज़ को ले लीजिए, वो चीज़ें मनुष्य के स्वभाव में, मनुष्य के आकार में, मनुष्य की खूबसूरती में, मनुष्य के शक्ल सूरत में, मनुष्य के टैलेंट में, पत्थरों को ले लीजिए, कोई भी आप नेचर उसमें अडॉप्ट करेंगी तो उसमें हमेशा लॉ ऑफ ट्राइकॉट में पाया जाएगा। आप और आपके फ्रेंड हैं, दोनों के नेचर में एक जन का नेचर अच्छा होगा या बराबर होगा या एक का कम अच्छा होगा, या एक पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी होगी एक कम अच्छी होगी या बराबर अच्छी होगी, या एक लंबी होगी एक कम लंबी होगी एक बराबर हाइट होगी, एक ज़्यादा सुंदर होगी एक कम सुंदर होगी या दोनों बराबर की सुंदर होंगी, एक के परसेंट ज़्यादा होंगे एक के परसेंट कम होंगे या दोनों के परसेंट बराबर होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में किसी भी प्रॉपर्टी को आप पिक कर लीजिए वो लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी को निश्चित तौर पे निभाती है। तो जैसे हमने यहाँ पे लगाया लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू दोनों साथ नहीं आएगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। तो इस केस में हमको क्या मिल गया, लेस देन का साइन मिल गया, है ना। अब केस टू लेकर के चलेंगे। केस टू में अब की हम तीनों को बराबर मानेंगे, ठीक है। केस टू, लेट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों आपस में बराबर है। फिर इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे, निकलवाइए। देन सबसे पहले हमारा क्या है डी एक्स वाई, है ना। x और y अगर आपस में बराबर होंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। फिर दूसरा है डी एक्स जेड, x और z आपस में बराबर है, x और z आपस में बराबर होंगे तो डी एक्स जेड की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। डी एक्स जेड इज इक्वल टू 0। तीसरा है डी जेड वाई, z और y भी आपस में बराबर होंगे तो डी जेड वाई की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। डी जेड वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब फिर हम उस नियम को लगाएंगे, देखिएगा। डी एक्स वाई की वैल्यू 0, डी एक्स जेड की वैल्यू 0, डी जेड वाई की वैल्यू 0। 0 प्लस 0 डबल 0, है ना, डबल 0 ना। 0 प्लस 0 0, 0 0 0 के क्या होता है, बराबर होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी कहता है दोनों में से एक ही चीज़ यहाँ पे प्रूफ होगी, या तो बराबर या लेस देन। हमने बराबर प्रूफ कर दिया, ठीक है। 2 केस हो गया। अब ये केस लेके चलेंगे, केस 3। केस थर्ड में हम कहेंगे लेट x इज इक्वल टू वाई डज नॉट इक्वल टू z, देन चलिए पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी एक्स वाई की। तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई के बराबर है, एक्स वाई के बराबर है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। दूसरा है डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, एक्स और जेड के बीच में ये सिंबल पाया जाएगा, पहले वाला लेते हैं, ठीक है। तो एक्स और जेड में क्या आएगा, नॉट इक्वल टू। तो एक्स जेड के बराबर नहीं है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। डी एक्स जेड की वैल्यू 1। तीसरा है डी जेड वाई, डी जेड वाई, डी जेड वाई, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, है ना। डी जेड वाई बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है तो क्या वैल्यू आएगी, 1। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज डी एक्स वाई की वैल्यू 0, डी एक्स जेड की वैल्यू 1, डी जेड वाई की वैल्यू 1। 1 प्लस 1
2 बड़ा है कि 0 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2 की तरफ हमने मुंह को ओपन कर दिया। दिस इम्प्लाइज दैट dxy लेस देन और इक्वल टू dxz प्लस dzy। इस केस में इक्वल टू नहीं आएगा, केवल लेस देन। ये हमको प्रूफ हो गया। अब बारी है केस फोर्थ की। केस फोर्थ को देखिए। केस फोर्थ में हम मान करके चलेंगे लेट x डज नॉट इक्वल टू y इज इक्वल टू z। देन चलिए पहले किसकी वैल्यू निकालनी होती है? dxy की। x और y आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी होती है? xz की। dxz अभी हम बता रहे थे पहले वाला साइन लेते हैं, तो dxz लेंगे तो दोनों आपस में क्या है? बराबर। दोनों बराबर होंगे तो क्या वैल्यू आएगी? 0। थर्ड टर्म क्या निकालते हैं? dzy। ठीक, z और y को देखें तो दोनों आपस में क्या है? बराबर। बराबर होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। dxy और dxz ऐसे देखिए, x y के बराबर नहीं है ना, और y z के बराबर है। ठीक है, 2 3 के बराबर नहीं है और 3 के बराबर है, तो 2 भी तो 3 के बराबर नहीं होगा, तो x भी तो z के बराबर नहीं होगा, तो x भी तो z के बराबर नहीं होगा, और बराबर नहीं होगा तो वैल्यू समझिए कि इसको देखिएगा। यहाँ देखिए, x y के बराबर नहीं है, y z के बराबर है। ठीक, इसको देखिए, 2 3 के बराबर नहीं है, 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ? बराबर होंगे? बराबर नहीं होंगे, तो x z के बराबर, और जब x z के बराबर नहीं होगा तो वैल्यू कितनी आएगी? कमी पकड़ाई? इसको कॉपी में वहीं कहीं लिख लीजिएगा बाद में ऊपर। ठीक है, तब अब इस केस से देखा जाए तो देखिए क्या मिलेगा। dxy की वैल्यू 1, ठीक, dxz की वैल्यू 1 और dzy की वैल्यू 0। क्या रिलेशन आएगा? इक्वल। वेरी गुड। तो दिस इम्प्लाइज दैट dxy इज इक्वल टू dxz प्लस dzy। तो या तो हमको इक्वल टू मिला है या तो हमको लेस देन मिला है। जैसे ही दोनों रिजल्ट को कंबाइन करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू साथ आ जाएगा, तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, समझ में आया? उतारिए। ये जो दोनों बॉक्स में लिखे हैं ना, इनको वहीं कॉपी के मार्जिन में कहीं किनारे लिख लीजिएगा, बाद में पढ़ते टाइम याद रहेगा।
चारों पीसेस का उतार लीजिए। रेस्ट करके क्या बोलेगा? वैसे मेरी कॉलेज के टाइम से आदत थी, हम दोपहर में रेस्ट मेरी करने की हैबिट नहीं रही शुरू से, क्योंकि उस समय भाई कॉलेज जाते थे, कॉलेज से आए अपना पढ़ने बैठ के, हम पढ़ते बहुत थे। हमको याद है हम आते थे यूनिवर्सिटी से, उसके बाद खाना पीना खाया, 10-15 मिनट बाद लेके बैठते थे, 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक पढ़ते थे। रेगुलर में भी पढ़ते थे, ये नहीं कि एग्जामिनेशन है तो पढ़ना है। एक मोटिव था कि जितना आज पढ़ाया गया है उतना अच्छे से पढ़ लेना है, जैसे कि मानो कल एग्ज़ाम हो। तो उसी मोटिव पे हम शुरू से काम किए। हम जब 12th में थे तो मेरा ऑल ओवर यूपी में 2nd पोजीशन आया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको फेलोशिप मिली थी और सर्टिफिकेट ट्रॉफी मिली थी। अब हम लोग एक नया मेट्रिक स्पेस पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा टफ होगा। मतलब अब आज जो मेट्रिक स्पेस आपको पढ़ाएंगे वो एग्ज़ाम में पूछता है। हो गया ये? नीचे से लिखिए, कंबाइनिंग अबव 4 केसेस, combining above 4 cases we observe that dxy less than or equal to dxz plus dzy for every x comma y comma z belongs to capital X। दरअसल बच्चों को ये वीडियो वाला कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जो हमको लगा, जो इन लोगों के मतलब रिस्पॉन्स से उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि इससे अच्छा क्या है कि आपको लाइव क्लास का वीडियो मिल जा रहा है। लेकिन चक्कर मेरे साथ दिक्कत क्या है कि हमको इसको बहुत मैनेज करना पड़ेगा, तो हमको इसके लिए एक ऑपरेटर रखना पड़ेगा, बिना उसके मतलब चलेगा नहीं है।
हो गया। नीचे से लिखिए, हैंस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। 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 नीचे से लिखिए, फ्रॉम अबव फोर केसेस, फ्रॉम अबव फोर केसेस या अबव फोर प्रॉपर्टीज़ भी कर सकती हैं, M1 M2 M3 M4 की बात कर रहा है। फ्रॉम अबव फोर प्रॉपर्टीज़ वी कैन से दैट, from above four properties we can say that D forms a metric, D forms a metric, D forms a metric on capital X, on capital X, known as discrete metric, known as discrete metric, discrete metric, and the system X comma D is called discrete metric space, and the system X comma D is called discrete metric space, and the system X comma D is called discrete metric space। हो गया। नेक्स्ट मेट्रिक स्पेस लगाइए, इंपॉर्टेंट, इक्लूडियन मेट्रिक स्पेस। इक्लूडियन मेट्रिक स्पेस इम्पॉर्टेंट है। इक्लूडियन मेट्रिक स्पेस, इक्लूडियन मेट्रिक स्पेस। देखिए पहले तो उसका थोड़ा बैकग्राउंड आप समझ लीजिए कि क्या क्या होता है। जैसे अभी तक आपसे कहा गया था कि मेट्रिक स्पेस पढ़ना तो तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैपिटल एक्स, डी कहाँ से कहाँ तक है और डी को डिफाइन करने का तरीका। मतलब कैपिटल एक्स, डी कहाँ से कहाँ तक है और डी को डिफाइन करने का तरीका, ये तीन चीज़ कही गई थी। ठीक है, आपने सबसे पहले यूजुअल पढ़ा, यूजुअल में एक्स की जगह आर रखा। उसके बाद आपने फर्दर जो पढ़ा उसमें केवल कैपिटल एक्स ही रखा था। इसमें एक्स की जगह रखा जाता है, एक्स की जगह रखते हैं आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब एक्स की जगह रखते हैं आर क्रॉस आर। आर स्क्वायर का मतलब आर का 2 बार गुणा करते हैं। ठीक है, देखिए एक्स की जगह जब आप आर रखती थी तो कहती थी डी इज सच दैट आर क्रॉस आर टू आर, है ना। एक्स की जगह क्या रखती थी, आर। तो डी कहाँ से कहाँ तक होता था, एक्स क्रॉस एक्स, मतलब आर क्रॉस आर टू आर। आर क्रॉस आर का मतलब होता है आर स्क्वायर। तो कितने डायमेंशन की स्टडी हो गई, 2 डायमेंशन की, है ना। अब यहाँ देखिए डी मैपिंग होती है एक्स, एक्स क्रॉस एक्स टू आर। ये कितने डायमेंशन का हो गया, 4 डायमेंशन। ये कितने डायमेंशन का था, 2 डायमेंशन। ये कितने डायमेंशन का हो गया, 4 डायमेंशन। तो यहाँ हम 4 डायमेंशन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, सच एज, बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब हमको लगता है बच्चे कहते हैं हमको आया नहीं, तो आएगा जब दिमाग में सेट करेंगे तब।
ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे x की जगह क्या लेते थे r, यहाँ x की जगह क्या लिए हैं r स्क्वायर। r स्क्वायर का मतलब खुद में r क्रॉस r। ठीक, डी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होती थी, x क्रॉस x से r, x क्रॉस x से r। ठीक, यहाँ पे d कहाँ से कहाँ तक मैपिंग होगी, x क्रॉस x टू r। ठीक, दूसरी चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ आप कहते थे d x कॉमा y इज इक्वल टू, जो भी डेफिनेशन आती थी, तो x पहले वाले का एलिमेंट, y बाद वाले का एलिमेंट। आपको याद होगा बताए थे r के एलिमेंट x कॉमा वाई टाइप के होते हैं, x कॉमा वाई कॉमा z। r स्क्वायर मतलब r क्रॉस r के एलिमेंट, r क्रॉस r के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं, है ना। तो इसी पे अब वर्क कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे r लिखा था, तो r का एलिमेंट x हो गया, क्रॉस की जगह कॉमा लगा दिया, r का एलिमेंट y हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए d जैसे लिखा था d को उतार दिया, d जैसे लिखा है d को उतार दिया, सच दैट की जगह एक ब्रैकेट बना दिया। किसका एलिमेंट लिखा था, r का, यहाँ किसका एलिमेंट लिखना है, r स्क्वायर का एलिमेंट ये, तो x1 कॉमा x2। ठीक, क्रॉस की जगह क्या लगाया था, कॉमा, क्रॉस की जगह क्या लगाएंगे, कॉमा, फिर किसका एलिमेंट लिखे थे, r का, क्या हो गया y, यहाँ किसका एलिमेंट लिखेंगे, r स्क्वायर का, r स्क्वायर का एलिमेंट इस टाइप का, तो y1 कॉमा y2, और फिर एक बड़े डब्बे में बंद कर दिया था, एक बड़े डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, ये अंतर है दोनों में। यहाँ पे r का एलिमेंट तो x y z, यहाँ पे r स्क्वायर का एलिमेंट तो ऑर्डर्ड पेयर x1 x2, ऑर्डर्ड पेयर y1 y2। इसको एक और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, d x y इज इक्वल टू इतना, जहाँ d से d कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, x का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट में x1 कॉमा x2, कॉमा से कॉमा कैंसिल, y का मतलब हो जाएगा ब्रैकेट में y1 कॉमा y2। ऑर्डर्ड पेयर है इसलिए कहाँ के एलिमेंट होंगे, r स्क्वायर या r क्रॉस r के। यहाँ लिखते थे फॉर एवरी x कॉमा वाई कॉमा z बिलोंग्स टू x या बिलोंग्स टू r, यहाँ लिखेंगे फॉर एवरी x कॉमा वाई कॉमा z बिलोंग्स टू r स्क्वायर। और इसको डिफाइन किया गया है ऐसे, अंडर रूट x1 डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था ना, तो x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू r स्क्वायर। अंतर समझ में आया? पहले तो ये चीज़ है, क्या है एक बार फिर से बता रहे हैं। मैट्रिक स्पेस पढ़ने के लिए 3 चीज़ चाहिए होती थी, x d कहाँ से कहाँ तक होगा, d को डिफाइन करने का तरीका, x d कहाँ से कहाँ तक होगा, d को डिफाइन करने का तरीका, यूजुअल में x की जगह r, d मैपिंग x क्रॉस x मतलब r क्रॉस r टू r,
सच दैट डी एक्स वाई इज इक्वल टू जो भी आता हो, एक्स वाई जेड किसके एलिमेंट होते हैं, आर के। तो आर स्क्वायर का एलिमेंट लिखेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑर्डर्ड पेयर, है ना। बताए थे आर स्क्वायर का मतलब होता है आर क्रॉस आर, और जैसे ही आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगी तुरंत उसके एलिमेंट्स को डब्बे में बंद कर देंगी। 2 बार होगा तो 2 एलिमेंट लिखाएगा, 3 बार होगा तो 3 एलिमेंट लिखाएगा, 4 बार होगा तो 4 एलिमेंट लिखाएगा। ठीक, 2 बार है तो ब्रैकेट के अंदर हम 2 एलिमेंट को लिखेंगे। ठीक, अब इक्लूडियन में आए, पहले तो x क्या होगा, x की जगह आर स्क्वायर मतलब आर क्रॉस आर। डी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, x क्रॉस x, x क्रॉस x टू r सच एज, यहाँ लिखते थे d, है ना, यहाँ पे भी लिख दिया d, डॉट की जगह ब्रैकेट, डॉट की जगह ब्रैकेट। x किसका एलिमेंट था, r का, यहाँ किसका एलिमेंट लिखेंगे, आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर का एलिमेंट लिखना मतलब तुरंत ऑर्डर्ड पेयर आएगा। तो x1 x2, फिर क्रॉस की जगह कॉमा, क्रॉस की जगह कॉमा, इसका एलिमेंट y1 y2 मतलब d x y, d x y इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ x की जगह ये, y की जगह ये, फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू r, फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू r स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमको इसी को प्रूफ करना है कि ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया तो ये मैट्रिक स्पेस बनाएगा, अदरवाइज मैट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। 1-2 पहले प्रॉपर्टी हम करा ले रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे स्पेस है, फिर उतारिएगा तब फिर छोड़ेंगे। इंक्लूडियन अभी आपके डीजी में भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि एन डायमेंशन है ना, उसमें भी आते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, M1। M1 का मतलब नॉन नेगेटिव कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें, 2। फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X, है ना, फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X, है ना, कैपिटल X की जगह पहली लाइन ही ये लिखते थे, फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X, फॉर एवरी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X। x की वैल्यू है x1 कॉमा x2, y की वैल्यू है y1 कॉमा y2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमको प्रूफ करना होता है कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी एक्स वाई को ऐसे डिफाइन किया गया है, इसी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा एक मेरी बात। आप लिखती थी कि a क्रॉस b के जो एलिमेंट होते हैं वो a कॉमा b टाइप के होते हैं, है ना, जहाँ पहला वाला पहले वाले का होता है और दूसरा वाला दूसरे वाले का। ठीक, ये क्लियर है। ये किसका एलिमेंट है, सेंस जब तक डब्बे में रहेगा आर स्क्वायर का, डब्बे के बाहर निकल जाएगा तो आर का। ठीक है, सिंस x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू, वेरी गुड, एंड y1 कॉमा y2 डब्बा है तो आर स्क्वायर। ठीक, देखिए x1 कॉमा x2 आर स्क्वायर का एलिमेंट है, मतलब r क्रॉस r का एलिमेंट है। तो पहला वाला पहले वाले का, दूसरा वाला दूसरे वाले का। तो x1 भी किसका एलिमेंट होगा, r का, x2 भी किसका एलिमेंट होगा, r का। ये क्लियर है। y1 कॉमा y2 भी एलिमेंट है r स्क्वायर का, मतलब r क्रॉस r का। तो y1 भी एलिमेंट होगा r का, y2 भी एलिमेंट होगा r का। ठीक,
दिस इम्प्लाइज दैट x1 x2 y1 y2 ब्रैकेट नहीं है, कहाँ के एलिमेंट होंगे? ठीक है, कल बताए थे कि इन्हीं दो रियल नंबर को घटाया जाता है तब भी रियल नंबर मिलता है, बताए थे। सिंस सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। दो रियल नंबर का डिफरेंस वापस से रियल नंबर होता है। अगर x1 और y1 रियल नंबर है तो उन दोनों का डिफरेंस भी रियल नंबर, और x2 और y2 रियल नंबर है तो उसका डिफरेंस भी रियल नंबर। ठीक है, ये क्लियर है? क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज x1 माइनस y1 भी आपका एक रियल नंबर और x2 माइनस y2 भी आपका एक रियल नंबर। ठीक, किसी भी रियल नंबर का वर्ग कर दीजिए तो वो नेगेटिव होता है ना, क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे रियल नंबर में 0 का वर्ग किए 0, पॉजिटिव का वर्ग किए पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव का भी वर्ग करेंगे तो पॉजिटिव। तो ये कोई भी रियल नंबर है, लेकिन जैसे ही हम इसका वर्ग करेंगे ये या तो पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0। ठीक इसी तरह से इसके साथ x2 माइनस y2 का वर्ग करेंगे तो वो या तो पॉजिटिव होगा या 0 के बराबर होगा। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज, दोनों को जोड़ दीजिए, LHS को LHS में, RHS को RHS में। LHS को LHS में जोड़ेंगे तो आएगा x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस 0 डबल 0, है ना? चलिए, अब दोनों पक्षों का रूट निकालिए। रूट निकालेंगे तो अंडर रूट में x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का रूट। पक्का? चलिए ठीक है, ये जो लिखा है ये dxy के लिए तो लिखा है। दिस इम्प्लाइज दैट dxy ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कुछ टफ हुआ? हाँ, ये कहाँ से आया? अंडर रूट x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू dxy। ठीक है, चलिए, कुछ टफ हुआ? नहीं, बहुत बढ़िया। लिखिए, लिखिए, लेट कैपिटल X इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर। लेट कैपिटल X इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्रॉस आर, then a mapping D such that r square cross r square to r square cross r square to r defined by यहाँ से लेकर के यहाँ तक उतारिए।
then D forms a metric, then नीचे से then D small d forms a metric, then small d forms a metric known as Euclidean metric, then D forms a metric known as Euclidean metric, known as Euclidean metric, and the सिस्टम में क्या लिखते थे हम लोग, x क्रॉस डी ना, x की जगह क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर, देन द सिस्टम आर स्क्वायर कॉमा डी इज नोन एज Euclidean metric space, then the system r square comma d ब्रैकेट में लिखा है is known as Euclidean metric space. हो गया, चलिए लिखिए प्रूफ। लिखिए लेट a mapping D such that r square cross r square to r, D such that r square cross r square to r on the set r square is defined by ये यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन, हो गया यहाँ तक। नीचे से लिखिए देन द कंडीशन ऑफ मेट्रिक स्पेस इज गिवन बिलो, देन द कंडीशन ऑफ मेट्रिक स्पेस इज गिवन बिलो, देन द कंडीशन ऑफ मेट्रिक स्पेस इज गिवन बिलो। M1 उतारिए, नॉन नेगेटिव कंडीशन।
कल मेरे पास एक गार्जियन का फ़ोन आया। अच्छा, मतलब जैसे हमको लगता है कि जिन बच्चों के घरों में दिक्कत है पैसे को लेकर के, तो वो माँ बाप को सच बताया। वो बच्ची कोचिंग पढ़ने के लिए इतना डेस्परेट, अपने फादर से झूठ क्या बोल दी कि मैम बोली है 700 रुपये फ़ीस है, तुम 500 दे देना, है ना। अब उसके फादर हमको बोले, हम क्या देखिए सर, ये बात तो मेरी नहीं हुई थी। हाँ, अगर आपको दिक्कत है किसी तरह की तो आप 500 भी मत दीजिए, आप उसको ऐसे ही पढ़ने भेज दीजिए, लेकिन नियम नहीं ख़राब करिए कि मतलब उस चीज़ का कि मैम ने 700 बोला। हमने 700 नहीं बोला है। हाँ, कुछ ऐसे गार्जियन हैं जिनका फ़ोन मेरे पास आया था कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने में मतलब हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, ऐसी दिक्कत है, नौकरी नहीं है, तो उनको हमने बोला था कि ठीक है आप कितना दे सकते हैं, 700-800 दे दीजिए, हमको उसकी पैसे की कोई बात नहीं है, बस आपका बच्चा पढ़ना चाहिए। हमने फ़ीस नहीं रखी है इस तरह से। और फिर आपकी बच्ची ये कह रही 700 की जगह 500 बोली है। हम क्या, ऐसा तो सर एकदम नहीं है। आप एकदम या तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाइए, या तो 1000 दीजिए या तो 700 दीजिए, लेकिन ये नियम मत निकालिए कि 500-400, उसमें 100-200 का हेर फेर मत करिए। 100-200 से ना आपका कुछ जाना है ना हमको कुछ मिलना है। हो गया, नीचे से लिखिए, हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हैंस नॉन नेगेटिव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। हो गया। M2 लिखिए, नल कंडीशन। M2 नल कंडीशन। कितने एलिमेंट्स लेते हैं नल में? 2। कौन कौन से? कहाँ लेंगे? x में लेंगे तो मतलब R² में लेंगे ना। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R²। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरा बखान करके लिखा जाए। एक जगह लिखा गया तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्या मानते हैं इसमें? ये अकेली ऐसी कंडीशन है जिसमें हम अपने मन से मानते हैं dxy इज इक्वल टू 0, है ना। dxy 0 का मतलब ये 0 का मतलब दिस इम्प्लाइज √x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, नियम कहता है, पढ़ा था आप लोगों ने, इफ़ a प्लस b इज इक्वल टू 0, दो संख्याओं का योग 0 के बराबर है और दोनों संख्याएं हमारी पॉजिटिव है। भाई ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब कोई दो नंबर हमको सोच के ऐसा बताइए जिसका योग 0 आए। जैसे अगर a हमारा पॉजिटिव नंबर है, b भी हमारा पॉजिटिव नंबर है और दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 के बराबर है, तो ये केवल तभी संभव है जब a भी अलग से 0 होगा और b भी अलग से क्या होगा? 0। क्योंकि अगर a पॉजिटिव नंबर 2 ले ली, ये 3 ले ली, तो 3 दूनी 5 होगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। 0 तो तब आएगा ना 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो 2 माइनस 2 कैसे करें, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव ही है। तो दो पॉजिटिव नंबर का अगर सम 0 है तो वो केवल तभी संभव है जब दोनों नंबर अलग अलग 0 के बराबर हों। वर्ग करने के कारण ये संख्या पॉजिटिव, दो पॉजिटिव संख्याओं का योग 0 के बराबर। तो दो पॉजिटिव संख्याओं का योग 0 के बराबर तभी संभव है जब दोनों संख्याएं अलग अलग किसके बराबर हों? 0 के बराबर हों। ये सब छोटी 11th क्लास में पढ़ाया गया था। दो पॉजिटिव संख्याओं का योग 0 के बराबर वो तभी संभव है जब दोनों संख्याएं अलग अलग किसके बराबर हों? 0 के बराबर। तो अब जब दोनों संख्याओं को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से मिलेगा अलग अलग 0 के बराबर करने पे, x1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, पक्षांतर करिए, x1 इज इक्वल टू y1 एंड x2 इज इक्वल टू y2। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर बनाइए,
x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू, x1 किसके बराबर है, x1 किसके बराबर है, तो x1 की जगह y1 लिख दिया। x2 किसके बराबर है, तो x2 की जगह x1 कॉमा x2 का मान किसके बराबर है, x के। दिस इम्प्लाइज x। y1 कॉमा y2 का मान किसके बराबर है, y के, इज इक्वल टू y। तो हमने सिद्ध कर दिया कि हेंस अगर dxy 0 के बराबर है तो ये हमको देगा x इज इक्वल टू y। इफ़ एंड ओनली इफ का रिलेशन होता है, उल्टा चेक करवाइए। अगर x इज इक्वल टू y होगा तो उससे ये चीज़ लिख सकते हैं। इस चीज़ का मतलब ये होता है कि पहला वाला पहले के बराबर है, दूसरा वाला दूसरे के बराबर है, ये लिख सकते हैं। इस रिलेशन से ये रिलेशन लिख सकते हैं, भाई दोनों तरफ जो है -y1 कर दिया या दोनों तरफ -y2 कर दिया, ये लिख सकते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करके ये लिख सकते हैं। दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो ये मिल गया। दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये मिल गया, ये आ गया। तो ये कैसा रिलेशन हो गया, इफ़ एंड ओनली इफ़ का रिलेशन। फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू R स्क्वायर। देखिए M2 नल कंडीशन। ये कंप्लीट कर दे रहे हैं। इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 0 या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन इसका मतलब होगा दो पॉजिटिव संख्याओं का योग 0 के बराबर है, तो वो संख्याएं अलग अलग किसके बराबर होंगी, 0। हो गया। हो गया। नीचे से लिखिए 10 नल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। 10 null condition is satisfied. Thus null condition is satisfied. थर्ड क्या होता है, लिखिए
सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, M3 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें भी? 2। इसमें प्रूफ करना होता है डी एक्स वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? डी वाई एक्स के। देखिए, देन फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, देन डी एक्स वाई इज इक्वल टू, डी एक्स वाई की परिभाषा लिख रहे हैं, अंडर रूट x1 माइनस वाई1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई2 का स्क्वायर। अच्छा ये बताइए, a माइनस बी का स्क्वायर लिखें या b माइनस ए का स्क्वायर लिखें, दोनों में कोई अंतर? a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर में कोई अंतर है ना? तो x1 माइनस वाई1 का स्क्वायर लिखें या y1 माइनस x1 का स्क्वायर लिखें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक, जब x1 माइनस वाई1 था तो xy आया, जब y1 माइनस x1 होगा तो yx आएगा, इज इक्वल टू डी वाई एक्स, डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। लिखिए, hence symmetric property is satisfied, hence symmetric property is satisfied, hence symmetric property is satisfied। M4 क्या होता है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। लिखिए M4 ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। कितने एलिमेंट्स लेते हैं इसमें? लिखिए, फॉर एवरी x इज इक्वल टू वाई जेड कहाँ पाए जाएंगे? आर स्क्वायर। फॉर एवरी x इज इक्वल टू x1 कॉमा x2, y इज इक्वल टू y1 कॉमा y2, z इज इक्वल टू z1 कॉमा z2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, देन अब इसके बाद वाला प्रूफ कल बताएंगे, इसका बहुत लेंदी प्रूफ है ये। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट